हेलो। हेलो। यस सर। चलो, क्या बता रहे थे? आगे चले। यस सर। यस सर। तुम्हें कुछ समझ में आता है कि सही बताते हो? ओके सर, यस सर, नो सर। समझ में आता है कुछ? आता है सर। अमित और राजीव, तुम लोग बताओ। आता है यस सर सर। आता है सर। आता है सब कुछ? ओके, यस सर। चलो, आता है तो बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्ही लोग से है। अब बताओ, यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था। यहाँ पे आओगे तो देखो, यहाँ पे कुछ पीसी दिख रहा है, पीसी कुछ यहाँ पे भी हमको पीसी दिख रहा है, ये पीसी दिख रहा है। यहाँ से हमारा जो रोड था वो ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था। एक मिनट, इसको रेज करने का। यहाँ से सब लोग देखो, यहाँ से मेरा रोड आ रहा था, स्टेट प्रोफाइल, ये सेंटर लाइन ऑफ रोड था। ये तुम्हारा सेंटर लाइन ऑफ रोड था, सेंटर लाइन। ये तुम्हारा रोड ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ये इसका सेंटर लाइन था। अब इस सेंटर लाइन को ऐसे बोला ना कि हॉरिजॉन्टल कर्व जो होगा उसमें हम लोग चेंजिंग डायरेक्शन करेंगे सेंटर लाइन के लॉन्ग। अब ये जो इसका सेंटर लाइन था वो तुम्हारा कर्व हो गया। सेंटर लाइन जैसे ही कर्व हुआ, ये देखो पूरा का पूरा कर्व हुआ, पूरा का पूरा कर्व हुआ। फिर ऐसे कर्व होने के बाद ये पूरा फिर स्ट्रेट चला गया, ये कर्व हुआ। अब ये जो कर्व होगा फिर यहाँ इसी के लॉन्ग यहाँ से ये रोड जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऑटोमेटिक ये भी कर्व हो जाएगा। तो सेंटर लाइन कर्व है तो ऐसा थोड़ी कि ये रोड ऐसे क्रॉस होकर निकल जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं जाएगा। ये भी यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। तो ये सब बताने का चीज़ नहीं है, फिर भी बता देते हैं तुम लोगों को। तो खुद ये सब समझने का चीज़ है। ये ऐसे मुड़ के ये भी चला जाएगा ऐसे। इधर वाला भी जो है बेचारा ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इसको भी मुड़ना पड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे करके बोलेंगे शार्प यू टर्न हो गया। यहाँ पे शार्प जो है टर्न हुआ यहाँ पे। यू टर्न अगर कंप्लीट यू इस टाइप का हो जाए तब बोलेंगे यू टर्न, लेकिन बोलेंगे यहाँ पे बहुत तीखा टर्न है, बहुत शार्प टर्न है। यहाँ पे देखोगे फिर लिखा हुआ रहेगा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे 3 टाइप का ट्रैफिक साइन। यहाँ पे रेगुलेटरी साइन लगा देगा, यहाँ पे लिखेगा स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, शार्प टर्न, ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। आगे देखेंगे, इसको सजाएंगे, अभी तो ज्योमेट्रिक डिजाइन ही कर रहे हैं। डिजाइन करने के बाद फिर इसको देखेंगे कि सेफ है कि नहीं, फिर जो जो इसमें ड्रॉबैक होगा उसको ट्रैफिक इंजीनियरिंग में दूर करेंगे। तो ये हमारा बेसिक एस्पेक्ट है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत कुछ पीसी आर तो समझ में आ गया कि रेडियस ऑफ कर्व है, इसको बताने के लिए, कर्व को हमको बताने के लिए ये सेंटर लाइन के लॉन्ग ही सब कुछ मेजर करेंगे। ये रेडियस बताया, ये भी इसका रेडियस बताया कर्व का, ये डी डिग्री बता दिया। ये पीसी है, ये पीसी है, ये पीसी क्या बता रहा है? कोई कुछ बताओगे? यहाँ आर इक्वल टू इतना वैल्यू, ये भी निकाल लिया। पीसी क्या बता रहा है? या फिर अगर पीसी को समझ नहीं पा रहे हो तो ये बताओ कि जब खुद ब खुद सोच के बताओ कि जब व्हीकल तुम चला रहे हो, चलाते हो, अमित, राजीव, जो भी हो तुम लोग, मधुसूदन तो बाइक चलाता है, इसको देखे हैं। मधुसूदन यस सर। बाइक चलाते हो तुम? यस सर। ओके यस सर। ओके, देखे हैं तुमको हेलमेट लगा के बाइक चलाते हो, इसलिए तुमसे पूछे। तो तुम बाइक चलाते आ रहे हो, इधर से तुम्हारा ये तुम्हारा डायरेक्शन है ट्रेवल का, ऐसे आ रहे हो तुम, ऐसे आ रहे हो अपना। अब यहाँ पे जैसे ही आते हो
यहाँ पे जैसे ही अपने व्हीकल को लेके आते हो ये हॉरिजॉन्टल कर्व में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कर्व हो गया, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का एक एलिमेंट हॉरिजॉन्टल कर्व, अब तुम कर्व में घुस चुके हो। जैसे ही कर्व में घुसते हो, जब तुम्हारा बाइक कर्व के अलॉन्ग जब ट्रेवल करता है, तो क्या तुमको कुछ महसूस होता है, या फिर नॉर्मल जैसे स्ट्रेट में चलते हैं वैसे ही कर्व में भी निकल जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, या फिर कर्व में तुमको कुछ फील होता है कि अगर तेज चला रहे हैं तो हो सकता है गिर जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा? सर सोच के वहाँ बताओ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है सर। ओके ओके, तो सही बताए राजीव, तुम कुछ 8-9 में ठीक ठाक से पढ़े थे इसलिए बता दिए कि सर जब हम लोग अगर किसी कर्व के लॉन्ग मूव करेंगे, यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि हॉरिजॉन्टल कर्व है, तो इसके लॉन्ग अगर मूव करेंगे 8-9 में ही पढ़े थे कि अगर कोई भी बॉडी किसी कर्व के लॉन्ग मूव करता है तो उस कर्व के लॉन्ग मूव होने के कारण उस बॉडी के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे काम का चीज़ है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रीपिटल से कोई मतलब नहीं है, हमको सेंट्रीफ्यूगल से मतलब है। तो बेसिक एम ये है कि 9th क्लास में पढ़े थे कि अगर कोई बॉडी किसी भी कर्व के अलॉन्ग ट्रेवल करता है तो उस बॉडी के ऊपर उस कर्व में ट्रेवल करने के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है बाहर की तरफ। सो बेसिकली यहाँ पे जो बॉडी है ये पीसी यानी सेंट्रीफ्यूगल, पी यानी फोर्स, सी यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जैसे ही ये बॉडी मूव कर रहा है, इस बॉडी के मूवमेंट के कारण इस बॉडी के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है। और ये तो हमारा 8-9 का ही चीज है कि किसी भी कर्व में कोई भी बॉडी मूव करे उस बॉडी के ऊपर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, वो जो भी बॉडी रहता है उसके सीजी के अलॉन्ग। सो सीजी से होता हुआ, सीजी दैट मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगता है जिस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे हमारा व्हीकल ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि व्हेन अ व्हीकल ट्रेवल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स horizontally outward acts on the body through the CG of the vehicle, and not body, on the vehicle through the CG of vehicle. So my next point of discussion is, अब यहीं से सारा का सारा कंसेप्ट हमारा निकलेगा, इसलिए अच्छे से समझते जाओ सब लोग। जब भी हमारा कोई बॉडी, अभी तो हॉरिजॉन्टल कर्व हमको जरूरत पड़ा कि भाई रेडियस ऑफ कर्व, हम डिजाइन स्पीड देख लिया, रेडियस ऑफ कर्व और डिग्री ऑफ कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व को लाया, हॉरिजॉन्टल कर्व जैसे ही आएगा अब इसमें हमारे गाड़ी को चलाना है, अब चलाएंगे तो हमारे पास समस्या आया, कौन सा समस्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे गाड़ी के ऊपर लगेगा। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी गाड़ी के ऊपर लगेगा उसके कारण हमारा गाड़ी ओवरटर्न कर सकता है या फिर हमारा गाड़ी लिटरली स्किड कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो, कॉलेज में भी आते होगे, इस टाइप का एक टर्न है, शार्प टर्न है, ऊपर जब चढ़ने लगते हो यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, जैसे ही चढ़ना स्टार्ट करोगे यहाँ पे पूरा का पूरा एक शार्प टर्न है। अपने व्हीकल को लेके आओगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम अपने व्हीकल को इस इधर से लेके जाओगे, हमेशा इस तरफ से लेके जाओगे, और इस तरफ से जैसे ही अब तुम अपने व्हीकल को लेके जाओगे तुम्हारा व्हीकल के पास ऐसा लगेगा और तुमको भी ऐसा फील होगा कि तुम्हारे व्हीकल को बाहर की तरफ इधर कोई तुमको खींच रहा है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया दैट मीन्स या तो ये तुम्हारे व्हीकल को पूरा इधर खींच लेगा, दैट मीन्स ये पता है हमको कि ये लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है, ये लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है, ये लेटरल मूवमेंट है, तो लेटरल के तरफ स्कीडिंग होता चला जाएगा। लेटरल में ये जो होगा तुम्हारा लेटरल, गाड़ी स्कीड करेगा, नॉट स्लिप करेगा, स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि स्लीपिंग में पढ़े हैं कि हमारा गाड़ी का चक्का जो है वो घूमेगा, मतलब रोटेशनल मूवमेंट होगा, ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं होगा। तो क्या कभी ऐसा देखे हो क्या कि गाड़ी का चक्का आगे भी जा रहा है, गाड़ी का चक्का आगे भी जा रहा है और तुम्हारे गाड़ी का चक्का ऐसे भी इधर इधर भी घूमता है? कभी ऐसा देखे हो क्या कि ये तुम्हारा गाड़ी है, ये तुम्हारा गाड़ी है, ये गाड़ी का चक्का है, ये 4 व्हीलर है, गाड़ी का चक्का यहाँ पे लगा हुआ है, कभी इसका देखे हो क्या कि चक्का का जब मन करेगा यहाँ से ऐसे 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 घूमते घूमते ही पूरा रोड को कवर कर लेगा? ऐसा होता है क्या? या फिर ऐसा होता है क्या कि गाड़ी का चक्का जो है आगे ही बस रोल करते जाएगा? क्या होता है इसमें? लेटरल डायरेक्शन में स्लिपिंग कभी पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं नहीं सर। ओके, ओवर मतलब नहीं टर्निंग सर। हो जाता ओके,
तो बेसिकली क्या होता है, स्किडिंग पॉसिबल है। स्किडिंग का मतलब कि हमारे गाड़ी में ट्रांसलेशनल मूवमेंट हो लेकिन रोटेशनल मूवमेंट नहीं होगा। तो हो सकता है कि जो यहाँ पे टू व्हीलर वाला चक्का है, ये इसका रोटेशनल मूवमेंट एकदम स्टॉप हो जाए, यहाँ पे ब्रेक लगाएं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको पूरा का पूरा खींच ले। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी तुम्हारा इस गाड़ी का रोटेशनल मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, लेकिन ट्रांसलेशनल मूवमेंट होगा, जिसके कारण ये पूरा का पूरा गाड़ी का चक्का इधर खींचा खींचा आ जाएगा। अब जैसे ही इधर पूरा का पूरा खींचा खींचा आ जाएगा, इसमें इसको हम बोलते हैं स्किडिंग। और पढ़ा भी चुके हैं जब फ्रिक्शन बता रहे थे, तो कि एक स्किडिंग होता है, एक स्लिपिंग होता है। स्किडिंग में तुम्हारा जो रोटेशनल मूवमेंट होता है वो तुम्हारा स्टॉप हो जाता है, मतलब कम होता है ट्रांसलेशनल मूवमेंट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मेरा रोटेशनल मूवमेंट कम हो जाएगा, ट्रांसलेशनल मूवमेंट होगा, इसलिए हमारा जो व्हीकल होगा उसमें स्किडिंग होगा। सो बेसिकली ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये क्या करता है, ये हमारे व्हीकल को या तो ओवरटर्न करा सकता है, ओवरटर्न मतलब इसको पूरा का पूरा पलटी करा दे, या फिर ये भी हो सकता है कि अपने तरफ खींच लेगा, बाहर की तरफ खींचेगा तो हमारे व्हीकल का लेटरल स्किडिंग हो जाए। और ये देखते भी हो, बहुत बार ऐसा देखते हो कि पूरा का पूरा जैसे ही हाई स्पीड में कोई गाड़ी वाला आता है, हाई जैसे ही उसका स्पीड बढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पीसी का वैल्यू पढ़ के ही आए हो बचपन से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू होता है mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। v यानी स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल बहुत ज्यादा, उसका 90 किलोमीटर से जा रहा था, कर्व उसको पता नहीं है, पढ़ा तो है नहीं ट्रैफिक इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, तो क्या पता होगा कि कर्व में हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्पीड। जैसे ही स्पीड ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ज्यादा, या तो उसके गाड़ी को ओवरटर्न करा देगा, या फिर उसके गाड़ी का लेटरल स्किडिंग कराते हुए उसको फेंक देगा पूरा रोड के नीचे। तो ऐसा पॉसिबल होता है कि कभी कभी देखते हो कि एकदम कर्व पे जाके पूरा का पूरा गाड़ी वाला गिरता है, उसका हाथ पैर पूरा छिल जाता है, तो इसीलिए उसका गाड़ी पूरा स्कीड करते हुए चला जाता है, गाड़ी में बोलता है कि पूरा आगे हेडलाइट से लेके सब कुछ रगड़ खा जाता है। तो वो तुम्हारा लेटरल स्कीडिंग होता है, कर्व पे स्पीड ज्यादा, तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा। तो ये तो अभी बस छोटा सा टेलर दिखाए थे, आगे देखते चलो क्या क्या होता है। तो बस सबको थोड़ा समझ में तो आया होगा कुछ ना कुछ क्या क्या हो गया, समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके तो ओके तो देखो सब क्या है कि when a vehicle travel, we know when a vehicle travel on horizontal curve, the centrifugal force acts horizontally outward through the CG of vehicle. So we know this fact. Next I am telling that this centrifugal force will depend upon the speed of vehicle, because I am saying that PC is equal to mv square by r. This is the basic formula of your centrifugal force, which you all read in your class 8 or 9. So you know PC is equal to mv square by r. That means if your speed is more, then centrifugal force is more. But if the radius of curve, that means if the radius of horizontal curve, truly speaking, because radius of curve is for your horizontal curve, we define horizontal curve with respect to radius of curve. So if your radius of curve is more, then what is the PC value? If your radius of curve is more, if r value is more, then what is the value of your PC? Sir, less centrifugal Okay. force less. Okay, so someone is saying कि sir PC का वैल्यू ज़्यादा होगा अगर V का वैल्यू ज़्यादा, बिकॉज PC is directly proportional to V, that means speed of vehicle, but inversely proportional to radius of horizontal curve. So if radius of curve is more, then PC is less, that means centrifugal force is less, so it is good sign for me. So if you want to decrease the centrifugal force, you keep two things in your mind, that you restrict your speed, that means you do not permit high speed vehicle at any curve, or you try to give high radius at that curve to minimize the centrifugal force. So it is clear to all what I am telling? Yes, sir. Okay. क्या Yes, sir. बताएं Yes, sir. कि अब हॉरिजॉन्टल कर्व और बनाना हम ही को है, क्योंकि सिविल इंजीनियर ही बनाएगा, कोई बनाएगा तो नहीं कोई, तो बनाना हमको यही पे है। अब खुद देखते हो कोई हॉरिजॉन्टल कर्व, सब कुछ को एकदम प्रैक्टिकली रिलेट करते जाओ, क्योंकि तुम लोग को बहुत आराम से और बहुत धीरे धीरे अच्छे से पढ़ाए हैं, और इसमें बस बताए ही नहीं है तुम लोगों को, तुम्हारे बैच को, तुम लोगों को एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी सोच सोच के चल सकते हो, ऐसा तक तुम लोगों को माइंड में हम डेवलप कर दिए कि खुद सोचो फिर बताओ। बहुत जगह रोड पे देखे हॉरिजॉन्टल कर्व आया या फिर कर्व आया, धक धक एक्सीडेंट हो रहा है,
या फिर हमको पता चल गया कि यहाँ का जो भी, अब कर्व तो पता चल जाएगा तुमको कि छोटा सा ऐसे करके इसको कंप्लीट कर दिया, हमको पता चल गया कि इसका कितना है, ये सर्किल तो बहुत छोटा बनेगा, यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो बहुत कम हो गया। अब जैसे ही रेडियस कम हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पे हाई स्पीड व्हीकल आएगा ही आएगा, क्योंकि रोड है, NH बना हुआ है, हाई स्पीड का व्हीकल आएगा ही आएगा। परमिट ही कर रखे हैं रूलिंग 100 और मिनिमम 80 किलोमीटर का भी आएगा, स्पीड हाई रहेगा, फेंका जाएगा पूरा का पूरा, या फिर ओवरटर्निंग उसका हो जाएगा, या फिर उसका लेटरल स्किडिंग हो जाएगा, मतलब दोनों कंडीशन में ही फेंकाएगा, गाड़ी फेंकाएगा और वो फेंकाएगा। तो हमको पता चल गया, तो हमको बनाना है तो आगे से दिक्कत ना हो, कोई इंजीनियर गलती ना करे, इसलिए सब कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सोच के चलना। जो कॉन्ट्रैक्टर हो उसको बोलो कि तुम अपने कर्व को बड़ा बनाओ, रेडियस हमारा ज़्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे फिर बाद में हम अपना स्पीड लिमिट का साइन लगाएंगे, या फिर बहुत सारा चीज़ें हमारे पास, स्पीड ब्रेकर या फिर जो बम्प वम्प है वो हम लगा देंगे, कि जो भी हमारा हाई राइज बम्प हम लोग लगा देंगे। इसका जो भी बम्प होगा वो हमारा 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का बम्प 2-3 को बना देंगे, क्योंकि जो भी गाड़ी आएगा उसको तो स्पीड स्लो करना ही पड़ेगा। फिर ये कर्व को ये अपना नीचे, या फिर जो भी हमारा मोटरसाइकिल वाला आएगा, व्हीकल 2 व्हीलर वाला, उसको भी बम्प को क्रॉस करना पड़ेगा। कितना बम्प को, इसको क्रॉस करेगा, फिर इस पे उसको क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा, उसको कहीं ना कहीं तो अपना ब्रेक लगा के स्पीड को स्लो करना ही पड़ेगा। जैसे ही स्पीड स्लो कर दिया, हमारा काम हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया, और दूसरा तो कॉन्ट्रैक्टर को बोल के हम रेडियस को बढ़वा ही चुके हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हुआ, हमारा व्हीकल ना ओवर टर्न होगा, ना हमारा लेटरल स्किड होगा, एक्सीडेंट से यहाँ पे हम अपने NH को निकालें, आगे बढ़ेंगे। तो समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहे हैं? यस सर। ओके, सर अब रोड बनाओगे तो समझ में आ जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है, या फिर कहाँ कहाँ क्या क्या गलती है वो तो तुम लोग अब खोज सकते हो। यस सर। इंडिया में 60% यस सर। ओके, इंडिया में 60% एक्सीडेंट यहीं पे होता है। हॉरिजॉन्टल कर्व बनाया, अब उसको पता ही नहीं है कि हमको क्या करना है, ना स्पीड ब्रेकर लगाया, ना बम्पर लगाया, कुछ नहीं लगाएगा, ना स्पीड लिमिट लगाएगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है उसको। तो बस एक्सीडेंट हुआ, पुलिस आया, पूछेगा कितने लोग थे, कब एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग मरे, उसके बाद जो है कहाँ कहाँ के लोग थे, वो अपना थाना में लेके जाएगा। अगर जिस गाड़ी से हुआ, गाड़ी वाला से पुलिस पैसा लेगा, थोड़ा बहुत घर वालों को देगा, क्या फर्क पड़ता है, 135 करोड़ का देश है। लेकिन ऐसे देश थोड़ी चलेगा, हम ही लोग को चलाना पड़ेगा। तो रोड अब बनाना है, हमारा बेसिक एम है रोड बनाना, उसके बाद नलकूप अच्छा से बनाना, तो एक काम तो ठीक से कर ले, लेकिन बहुत को पता ही नहीं है कि नहीं? सर बम्पर क्या होता यस सर। है? अरे बम्पर बताओ, कोई जी बम्पर क्या होता है? स्पीड ब्रेकर सर। स्पीड ब्रेकर, सही बात है। अरे घर उर के आसपास नहीं देखो कि कोई लोग मिट्टी का मेज टाइप का बना देता है रोड पे, या फिर पोल उल गिरा के उसके सर ऊपर स्पीड ब्रेकर जानते थे, लेकिन हमको नहीं पता था कि उसी को बम्पर बोल रहे हैं। बम्पर भी उसको बोलते हैं, कहीं कहीं उसको बम्पर भी बोलते हैं, उसको स्पीड ब्रेकर भी बोलते हैं। अगर लेमैन की भाषा में बात करोगे तो उसको बम्पर बोलता है। बहुत जगह जाओगे तो कंस्ट्रक्शन होते रहता है तो लोग बोल देता है बम्पर। अब बम्पर ही नहीं समझ पाओगे तो फिर सब हंस देगा कि ये इंजीनियर साहब तो बम्पर ही नहीं जानते, तो इसको भी जानना पड़ता है। ठीक है, स्पीड ब्रेकर तो सब जानता है, स्पीड ब्रेकर मतलब स्पीड को रोकने के लिए कोई चीज है, अब क्या चीज है, वो बम्पर है। ठीक है, यस सर। बहुत जगह उसको ठोकर भी बोलता है सब, उसको ठोकर मतलब, इसको भी लेमैन में जान जाओ कि उसको ठोकर भी सब लोग बोलता है कि रोड पे ठोकर बना दिया है, इसका मतलब वही स्पीड ब्रेकर बना दिया है। तो जैसे अब तुम्हारे इधर उसको क्या बोलता है, स्पीड ब्रेकर ही सब लोग बोलता है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, ठोकर के नाम से जानते हैं वो। ओके, तो बहुत लोग, अब देखो ठोकर तुम बता रहे हो कि बहुत लोग ठोकर भी बोलता है, तो ये अलग अलग नाम है, कहाँ कैसे देना है उसके बारे में सब कुछ बता दिए। आज तक पता ही नहीं था, अब लोग बोल देता है कि ठोकर बहुत रोड में बना दिया है। अब ठोकर क्यों बनाया भाई, वो चालाक था, वो आपको एक्सीडेंट से बचा रहा है इसलिए वो ठोकर बना दिया है। उसको पता है कि यहाँ पे कर्व है या फिर ऐसे है, वो जो है दिक्कत होगा इसको, इसलिए वो बना दिया है। ठीक है, लेकिन यस सर। लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, कहने तो जिसको जो कहना। चलो नेक्स्ट, here you all see when a vehicle travel on horizontal curve, the centrifugal force acts horizontally towards outwards, sorry towards नहीं outwards,
आउटवर्ड्स थ्रू सीजी ऑफ व्हीकल। ये पता है कि जो भी हमारा कर में घूमेगा, व्हीकल घूमा, उसके व्हीकल का सीजी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, उसके अलोंग हॉरिजॉन्टल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लगेगा। लगाए पीछे पीसी 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 लगाए। अब जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो डिपेंड होता है स्पीड ऑफ व्हीकल और रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व के ऊपर। पता है पीसी इक्वल टू mv²/r, यहाँ से हमको पता चल गया। वी नो दिस वैल्यू, सो इट विल बी counteracted by lateral or transverse friction between the tire and pavement, which helps the vehicle to change the direction along the curve. बताएंगे ये पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट इज you know this relation that means W is equal to m into g. You know this relationship, weight is equal to mass into acceleration due to Yes, sir. gravity. Yes, So, Yes, so sir. you just convert m is equal to W by g. So just put the value of m is equal to W by g here. You get m is equal to W by g v²/r. So when you get this value PC by W is equal to v²/gr, you get this value or not? PC is equal to v²/gr. You get this value? Yes, yes, sir. sir. So PC by W is equal to v²/gr is termed as impact factor or centrifugal ratio. So this point is very, very important. So you remember this point that we know centrifugal force is equal to mv²/r, but we know m is equal to W by g. So just wait. So याद रखना सब लोग, PC by W is equal to v²/gr। कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, बना सकते हो। तो याद रखना centrifugal force is equal to mv²/r. You know m is equal to W by g. So just put the value of m as W by g in the equation of your centrifugal force. You get W by g is equal to v²/r. You get this equation as cross multiplication. PC by W is equal to v²/gr. So this is known as impact factor or centrifugal ratio. So PC by W, this PC by W is known as your impact factor or centrifugal ratio, or v²/gr is also known as your impact factor or your centrifugal ratio. So you remember these 2 points. So I discussed this thing also. This force, which force? Centrifugal force acting on a vehicle has the tendency to either overturn the vehicle outward about wheels and to skid the vehicle laterally outward. तो देखो यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे एक व्हीकल जा रहा था, यहाँ पे ये व्हीकल जा रहा था, ये व्हीकल अपने डिजाइन स्पीड से जा रहा था। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा इस व्हीकल को, इसको स्किड कराते 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 अब रोड के बाहर फेंक दिया इसको। तो ऐसा कंडीशन होता है कि हमारा जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था इस कर्व के ऊपर इतना ज़्यादा था कि हमारे व्हीकल का स्किडिंग करा के ले गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऊपर था कि जो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो काउंटरएक्ट करता है तुम्हारा फ्रिक्शन। अब we know that we have 2 type of friction. One is longitudinal friction and another is lateral friction. So during I think during introduction part of your geometric design, I am discussing about cross section elements. In cross section element, first parameter is pavement surface characteristic. In pavement surface characteristic, I am discussing about friction component or friction. So I am telling that this friction govern on road is of basically 2 type. One is longitudinal and another is lateral. I also give the exact value of longitudinal friction and lateral friction at that time, and also during discussion of your side distance and many more geometric designs, I am giving you the value of your longitudinal friction. But if you see the value of lateral friction, it is also known as transverse friction, because lateral or transverse both are same. So here this centrifugal force
अब अगर सोच के चलो, इधर हमारे व्हीकल को कोई खींच रहा है, इधर व्हीकल को कोई खींच रहा है, अगर इधर से हमारे व्हीकल को कोई खींच ले और इधर से हमारा व्हीकल को कोई सपोर्ट मिल जाए, तो हो सकता है कि जो हमारा व्हीकल इधर गड्ढा में जा रहा था या फिर नीचे खाई में जा रहा था या फिर इसका लेटरल स्किडिंग हो रहा था, उसको ये संभाल ले। और हम पढ़ते भी आए हैं, सॉम में पढ़े, स्ट्रक्चर में पढ़े, सब कुछ जगह पढ़े कि अगर कोई बॉडी को कोई खींच रहा है, उतने ही फोर्स से अगर दूसरे तरफ से हमारे बॉडी को कोई खींच दे तो हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, स्टेबल रहेगा, हमारे बॉडी के साथ कुछ नहीं होगा। सो बेसिकली if you see the above point, in above point it is written as that your centrifugal force will be counteracted by your lateral or transverse friction which will be developed between your tire and pavement. So you know we have two type of friction, one is longitudinal friction and another is lateral friction. So during reduction of your centrifugal force, we have an option of increase the value of transverse friction or lateral friction which will be developed between your tire and pavement. So it helps our vehicle to overcome the effect of centrifugal force. So if you see the above point, if you all see the above point, it is clearly written that it will be counteracted by lateral or transverse friction. So basically centrifugal force, we know it acts outward, our friction helps that will develop between our tire and pavement, helps our vehicle to overcome the centrifugal force which helps the vehicle to change the direction along the curve. So it do not permit our vehicle to overturn, or it do not our vehicle to lateral skid. So friction helps our vehicle during centrifugal force effect. So is it clear? This point is clear? Yes, yes sir. तो याद रखना कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसको कम करने के लिए हम अपने रोड पे एक उपाय और है कि हम अपने रोड पे लेटरल फ्रिक्शन को बढ़ा दें। स्पीड लिमिट भी काम नहीं कर पा रहा है, एनएच बना दिए, इतना पैसा लगा दिए, एक्सप्रेस वे बना दिए, स्पीड को हम बोल रहा है, मेरा जो ऊपर का इंजीनियर, चीफ इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोल रहा है कि यहाँ पे हमको स्पीड को लिमिट नहीं करना है, हम अपने स्पीड को जो 100 किलोमीटर पर आवर था एक्सप्रेस वे पे तो और ज्यादा 120 किलोमीटर पर आवर, उसको हम घटा के 70 नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हम रोड इसीलिए तो बना है कि गाड़ी खूब तेज से पास करे। तो वहां पे क्या करेंगे, हमको पता है कि वहां पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, कर्व तो आएगा, एक्सप्रेस वे भी है, वहां पे भी हमारा कर्व आएगा। क्यों सुनते हो कि ट्रक जो है, अब खुद कल का पेपर पढ़ो या फिर कल का न्यूज देखो, पढ़ोगे कि यूपी में एक ट्रक जो है सो मार दिया एक बस को, वॉल्वो बस को, बिहारी मजदूर 18 बिहारी मजदूर मर गया, क्योंकि हरियाणा से बिहार जा रहा था। तो पर डे ऐसा एक्सीडेंट होता है, वो एक्सप्रेस वे पे ही एक्सीडेंट हुआ, यमुना एक्सप्रेस वे पे। क्यों? हॉरिजॉन्टल कर्व था, वहीं पे टक्कर मार दिया। कुछ पता ही नहीं है, ड्राइवर को पता है ना इंजीनियर को पता है कि क्या हमको करना है, बना दिया ऐसे है। तो बेसिकली हमारा काम ये है कि हमको सारा कुछ समझ के रोड को डिजाइन करना है। भले ही हम अपने स्पीड को परमिट नहीं कर पा रहे, स्पीड लिमिट नहीं लगा पा रहे, अरे भाई ट्रांसवर्स जो तुम्हारा फ्रिक्शन है या फिर लेटरल फ्रिक्शन है उसको बढ़ा लो, उसको बढ़ाने से भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि पता है कि व्हीकल को बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींचेगा, उसके अलोंग इधर लेटरल फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ये जो तुम्हारा रोड था, ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगता है, और लेटरल फ्रिक्शन हमको पता है कि हमारे रोड पे लेटरल फ्रिक्शन जो है हमारे इस डायरेक्शन में हमारे लेटरल फ्रिक्शन लगते हैं, इस डायरेक्शन में लेटरल फ्रिक्शन, यही तो लेटरल फ्रिक्शन या फिर ट्रांसफर फ्रिक्शन है। सो ये और इधर पीसी जा रहा था, तो इसको बढ़ा लो। अब फ्रिक्शन बढ़ाने का मेरे पास बहुत सारा उपाय है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हम पढ़ के आए हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट से कि डिफरेंट फैक्टर जिस पे हमारा फ्रिक्शन डिपेंड करता है। टायर का कंडीशन होना चाहिए, रोड का कंडीशन कैसा होना चाहिए, लोड कितना लगना चाहिए, ये रफनेस कैसा होना चाहिए रोड का, तो ये सारा का सारा चीज हमको पता है। हम अपना वहाँ पे वैसा व्यवस्था करके बढ़ा देंगे फ्रिक्शन को। तो बेसिकली ये भी हमको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको काउंटरैक्ट करता है हमारा लेटरल और ट्रांसवर्स फ्रिक्शन, जो कि फ्रिक्शन टायर और पेमेंट के बीच में भी आता है और हमारा व्हील और ब्रेक शू के बीच में भी आता है। इसको हम लोग पहले से ही पढ़ के आ चुके हैं। तो इट इज क्लियर टू ऑल? Yes sir. Yes, sir. Next, this friction acting on vehicle has a tendency to either overturn the vehicle. So basically here you see this is the effect of overturning. Here this is the original position of vehicle. So this is the original position of vehicle. Here this is your original position of vehicle. This is the wheel of vehicle. ये चक्का था vehicle का, तुम्हारा ये चक्का था। व्हीकल को चूंकि हम ऐसे ही दिखाते हैं इसलिए कोई मत बोलना कि सर ये तो गाड़ी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे ही गाड़ी को देखो, क्योंकि जो भी हमारा गाड़ी बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है।
कभी कभी ऐसे भी गाड़ी बन जाता है, तो इसी को हम लोग गाड़ी बोलना है। अब कोई बोला है सर इसमें 4 चक्का हमको नहीं दिख रहा, आप 4 व्हीलर बोल रहे हैं, इसमें तो 4 चक्का है ही नहीं है, लेकिन गाड़ी यही है, ठीक है। सो बेसिकली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ व्हीकल हैज द टेंडेंसी टू आइदर ओवरटर्न द व्हीकल आउटवर्ड about wheels and to skid the vehicle laterally outward. So here there are two conditions. One is your overturn condition and next one is skidding condition. So basically this is your skidding condition. If you see, अगर तुम्हारा ये तुम्हारा व्हीकल था, इसका आगे ही चक्का होगा, ये चक्का होगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये चक्का होगा इसका। सो बेसिकली इसका जो रोटेशनल मूवमेंट होगा इस चक्के का, वो आगे ही डायरेक्शन में होगा। ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी का चक्का यहाँ पे है तो इस गाड़ी का मन किया तो बेचारा ये चक्का ऐसे घुमा घुमा के, इधर पान का दुकान है इधर, ऐसा थोड़ी होता है, पान का दुकान है इधर, तो इस गाड़ी वाला को यहाँ से नजर आ गया, अब ये बेचारा स्टेयरिंग घुमा घुमा के अपने चक्का को इधर काट के इधर पान के दुकान पे ले आएगा। ऐसा होता है क्या? रोड पे देखे हो या फिर मोटरसाइकिल में है क्या ऐसा व्यवस्था? नो सर। नो सर। ओके, नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम स्लिपिंग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे भी कंफ्यूज करता है, स्किडिंग पता है, स्लिपिंग पता है। स्लिपिंग में तो मेरा रोटेशनल मूवमेंट होगा, हमारा जो ट्रांसवर्स मूवमेंट है वो कम हो जाएगा, रोटेशनल मूवमेंट होगा। तो हमारा लेटरल डायरेक्शन में तो गाड़ी का चक्का घूमेगा ही नहीं, इस लेटरल डायरेक्शन में हमारे गाड़ी का चक्का तो कभी घूमेगा ही नहीं। तो लेटरल डायरेक्शन में क्या पॉसिबल है? ओनली स्किडिंग पॉसिबल है। इसलिए हमेशा यहाँ पे स्किडिंग लिखा हुआ रहता है या फिर स्लाइडिंग लिखा हुआ रहेगा, नॉट स्लिपिंग, स्लाइडिंग और स्किडिंग। तो इस बात का ध्यान रखना, और इसलिए बता रहे हैं ये चीज क्योंकि ये इसके एग्जाम में यहाँ से पॉइंट पूछ लिया था एक बार 2019 में, कि तुम्हारा यहाँ पे दे दिया कि रीजन में कि द centrifugal force act on a vehicle has a tendency to overturn the vehicle outward towards the wheel, and also centrifugal force acts on a vehicle has a tendency to slip the vehicle laterally outward। तो slip word कभी आ ही नहीं सकता है क्योंकि हमारा स्लिपिंग जो होगा लेटरली आउटवर्ड पॉसिबल नहीं। कभी चक्का मेरा ऐसे 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 रोटेशनल मूवमेंट नहीं कर सकता है ये लेटरल डायरेक्शन में। समझ में आ गया सबको? इसलिए बताएं। ओके, यस सर। okay, so here you see we have both the condition, overturning condition, and here we have lateral skidding condition। यहाँ पे देखो ये लगा सेंट्रल ऑफ, ये सीजी जो था व्हीकल का हमारा सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अपना, ये बेट है इसका, व्हीकल का अपना बेट है, ये पीसी लगा, इस पूरे के पूरे गाड़ी को पलट दिया और पलटा। तो ये देखो ये जो इसका बाहर वाला चक्का है ये आउटवर्ड व्हील है, इधर से हमारा गाड़ी जा रहा था। इसको अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो देखो ये इसका पूरा का पूरा प्रोफाइल था, लेकिन सर समझ में नहीं आया। देखो समझ में आ जाएगा, ये रोड तुम्हारा ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, और ये तुम्हारा एक गाड़ी का चक्का एक यहाँ पे है और एक तुम्हारा गाड़ी का चक्का जो है ये इस रोड पे। थोड़ा सा फिगर सही नहीं बना, लेकिन फिर इधर जा रहा था, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगा, ये पूरे के पूरे गाड़ी को तुम्हारे ऐसे उठा के फेंक लिया इधर की तरफ। दैट मीन्स इधर वाला जो भी चक्का होगा वो तुम्हारा पूरा का पूरा टूट जाएगा। मतलब आगे और पढ़ेंगे कि जो हमारा आउटवर्ड साइड का जो व्हील है उस पर हमारा ज़्यादा फोर्स पड़ा या फिर ज़्यादा वहाँ पे हमको रिएक्शन लग गया जब हमारा गाड़ी ओवरटर्न कर गया। तो नेक्स्ट स्किडिंग के केस में ये सब कुछ नहीं, लेटरल स्किडिंग, हमारा गाड़ी पूरा का पूरा बाहर निकल गया। So this is the condition of or situation at the verge of your overturning. This is inward side, so this is your inward side, this is outward side because I am telling that centrifugal force acting outward. So this is your outward side and this is your inward side. So is it clear? Yes sir। Yes sir। Okay, Yes sir। okay, next is देखेंगे for stability of a vehicle both the condition are to be checked as follow। तो काम क्या होना चाहिए, गाड़ी को ओवरटर्न भी करा देना है और स्किड भी कराना है क्या हमको? क्या होना नो चाहिए? सर, स्किडिंग नहीं करना। नहीं सर, नहीं कराएंगे। ओके, ना स्किड कराएंगे ना अपने गाड़ी को ओवरटर्न कराएंगे। तो हमको चेक करना है कि स्टेबिलिटी पर्पस के लिए कि हमारी गाड़ी स्टेबल है कि नहीं, हमको दोनों के दोनों कंडीशन को चेक करना है। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि अगर हमारा गाड़ी में ओवरटर्निंग हो गया तो क्या हो जाएगा, स्किडिंग कब हो सकता है, तो हमको दोनों चीज़ पता हो जाना चाहिए। अब देखते हैं कि खुद सोचो, कभी कभी ऐसा देखे होगे कि तुम्हारा ट्रैक्टर, कॉमन एग्जाम्पल है देते हैं क्योंकि सब लोग देखे होंगे, ये था तुम्हारा ट्रैक्टर, देखे होगे सब, ट्रैक्टर देखे हो सब?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये ट्रैक्टर देखे होगे सब का सब, ये रहा ट्रैक्टर। ये रहा ट्रैक्टर, यहाँ से इसका ये निकला हुआ रहता है चिमनी, इसका चक्का यहाँ पे रहता है। बहुत बार ऐसा देखा होगा सब लोग। अब इसका पीछे जो इसका एक ट्रॉली लगा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं डाला। ये पीछे इसका लगा हुआ रहता है, यहाँ भी चक्का और इसके पीछे भी चक्का। अब ये क्या करता है, देखे हैं हम बहुत बार अपने गांव में देखे हैं, ये सारा का सारा चीज रोड पे भी देखे हैं। ये क्या करता है, वो जानते हो बीट मतलब गेहूं का भूसा, Yes, sir. Yes, sir. वो क्या Yes, करता sir. है उसके ऊपर लोड कर लेता है। इवन ट्रक में भी देखना, वो इसके ऊपर लोड कर लेगा, पूरा का पूरा भूसा लोड कर लेगा, पूरा का पूरा भूसा लोड कर लेगा। और फिर या फिर ट्रक में भी देखना, बहुत एकदम अपने हाइट के ऊपर भी अपने भूसा वूसा लोड कर लेगा, या फिर जो मटेरियल है उसको लोड करके फिर पीछे से तिरपाल से इसको कवर कर लेगा। तिरपाल लाएगा इसका ड्राइवर, या फिर जो भी जहाँ ले जाना इसको कवर कर लेगा और अपनी औकात से ज्यादा इसका हाइट दे देगा और लेके चला जाएगा। ट्रैक्टर में भी हम बहुत बार देखे हैं, गन्ना मेरे यहाँ कटता है शुगर कैन, उसके बाद क्या करता है कि इस ट्रैक्टर के ऊपर पूरा गन्ना लोड कर देगा या फिर यही भूसा लोड कर देगा, ऊपर से तिरपाल को बांध देगा और लेके जा रहा है रोड पे। थोड़ा दिन के बाद, दिन नहीं छोड़ो, थोड़ा देर के बाद, एक डेढ़ घंटा के बाद कहीं लेके जाना है, पता चलता है कि ये ट्रैक्टर जो है डाला छोड़ दिया और पूरा का पूरा टपल करके गिर जाता है। दैट मीन्स इसका ओवरटर्न हो जाता है। तो ये सारा का सारा ओवरटर्निंग इफेक्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमारे ओवरटर्निंग इफेक्ट के लिए जो हमारा ओवरटर्निंग मूवमेंट है वो हमारा ज़्यादा हो जाता है हमारे रेसिस्टिंग मूवमेंट से, जिसके कारण हमारा व्हीकल ओवरटर्न कर जाता है। जब व्हीकल ओवरटर्न करेगा तो वहाँ पे हम PC/W जो हमारे इम्पैक्ट फैक्टर या फिर जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो था उसका वैल्यू हम चेक करेंगे। इसी के बेसिस पे हम बता देंगे कि हमारा व्हीकल जो है ओवरटर्न क्यों किया। नेक्स्ट देखेंगे स्किडिंग का इफेक्ट देखेंगे। स्किडिंग के इफेक्ट में भी हम देख लेंगे कि हमारा व्हीकल स्किड कब किया। अब ये दोनों चीज जब चेक कर लेंगे फिर हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों मिनिमाइज हो, ओवरटर्निंग इफेक्ट और ट्रांसवर्स स्किडिंग का इफेक्ट हमारे रोड पे कम से कम हो। अगर और कुछ बच जाएगा तो फिर हमारे पास एक नया चीज आता है सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन से हम लोग अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पूरा का पूरा कम कर देते हैं। तो ये तो बस जान लिए कि स्टेबिलिटी के लिए ओवरटर्निंग इफेक्ट और ट्रांसवर्स स्किडिंग कम होना चाहिए, तब पर भी बचेगा तो आगे सुपर एलिवेशन देके सब कुछ को बराबर कर देंगे। सो इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके Thank you, sir. ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।